सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है राजनीतिक में जाति और जातियों का राजनीतिकरण। यह पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। और ये जो आपकी बुक है भारत में राजनीतिक चुनाव प्रक्रिया, तो उसी की इकाई का 4th इकाई का चैप्टर है ये। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर क्या बताया कि राजनीतिक में जाति और जातियों का राजनीतिकरण, इससे आप क्या समझते हैं। देखिए, जो राजनीतिक होती है हमारे देश में, जो राजनीति होती है, पार्टियां होती हैं, जो भी ये सब चीज़ होती है, इसके अंदर जातियों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बोले जाए कि बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं जातियाँ। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आज के टाइम पे भी बहुत से लोग जातियों के आधार पर वोट देते हैं, है ना। कि वो देखते हैं कि अच्छा ये हमारे दल का नेता है, ये हमारी पार्टी का है, या फिर ऐसे देख के भेदभाव करके इसी अकॉर्डिंग वोट देते हैं। वो पूरे समाज के तरफ से नहीं सोचते हैं, है ना। तो इसके अंदर यही बताया जाएगा आगे कि किस तरीके से जातियां अपना जब आज़ाद नहीं हुए थे, हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, तो उससे पहले कैसा था कि उससे पहले कि जो जातियां थी उसको किस तरीके से देखा जाता था, किस तरीके से भेदभाव था। परंतु जब आज़ादी मिली तो कैसे वो सत्ता में आई धीरे धीरे। उनके लिए अंबेडकर जी ने क्या क्या कानून बनाया संविधान में, ठीक है। तो ये सब हम चीज़ आज इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जाति की शक्ति संरचना। अब देखिए इस वाले पॉइंट पे क्या होता है, जातियों की जो जाति होती है उसकी शक्ति और उसकी। देखिए, अब इसमें पहले तो हम देखें कि जाति जो वर्ड है ये आया कहाँ से है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो जाति वर्ड है ये पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। ये जो जाति शब्द है इसका मतलब क्या होता है, कस्टा होता है, कास्टा, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया, पुर्तगालिन शब्द, मतलब पुर्तगालिन से ये शब्द लिया गया कास्टा। तो इससे अभिप्राय क्या है कि कोई नस्ल या फिर कोई वंश, ठीक है। तो ये नस्ल और वंश से रिलेटेड होते हैं और भारत में इसको इस नाम से जाना जाता है, जाति के नाम से जाना जाता है ना। तो हम कास्टा तो नहीं बोलते हैं, कास्ट बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। नस्ल वंश तो बोलती है पर जाति हमने इसको टिपिकल बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में इस नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए, आपको पता होगा नस्ल और वंश क्या होता है। वंश तो आपको पता होगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम बोलते हैं कि हम इन वंश से हैं, है ना। और नस्ल वैसी होती है कि आप पर्टिकुलर किस जाति से हो, जिसकी कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये सब होते हैं। तो ये नस्ल होती है, या फिर किस कास्ट हैं, ठीक है। तो आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, बहुत सारे इनमें राइटर्स थे जिन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं इसके ऊपर, जाति के ऊपर, कि जाति किस प्रकार की थी, उनको कैसे उनका हक मिला, कैसे उनके लिए आंदोलन हुए। तो बहुत सारे राइटर थे, उनमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट थे वो मैंने इसमें लिखे हैं। जैसे कि देखिए, जो पहले राइटर है उनका नाम है कैटकर। तो देखिए, ये क्या बोलते हैं कि इन्होंने जो जाति के ऊपर परिभाषा दी है वो दो चीज़ों में डिवाइड की है। ये बोलते हैं पहला तो वो सदस्य होते हैं जो अपनी ही जातियों में सीमित होते हैं, जैसे कि जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया है, जिस वंश में उन्होंने जन्म लिया, वो उसी में सीमित रहते हैं, उसी में सीमित होकर सारे कार्य करते हैं ना। जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे समझ लीजिए ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, जो भी होते हैं, शूद्र होते हैं, ये क्या होते हैं, अपनी जाति में जब जन्म लेते हैं तो उसी में ही कार्य करते हैं, किसी और जाति में तो नहीं जाते हैं ना। तो इसी प्रकार से इनका पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, और देखिए दूसरे बोल रहे हैं कि ये जो होते हैं ये अपनी जाति से बाहर विवाह करने के ऊपर नियंत्रित करते हैं। मतलब कि दूसरी जाति जिसकी समझ लीजिए अगर कोई ब्राह्मण है, कोई मुस्लिम है, तो वो एक दूसरे में शादी तो नहीं कर पाएंगे, वो अपनी जाति में सीमित होते हैं, है ना, वो उसी में ही करेंगे। तो ये क्या करते हैं, दूसरी जातियों में विवाह भी नहीं करते, ठीक है। आगे देखिए आगे किस राइटर ने क्या बोला है। देखिए, सेकंड राइटर जो है C.H. कोली, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने भी जाति के ऊपर अपने विचार रखे हैं कुछ। देखिए, ऐसे बोलते हैं कि कोई जब वर्ग अपने आप को पूर्ण वंशनाथ, मतलब कि वंश पे आधारित करता है, मतलब कि कोई भी जो वर्ग है वो खाली अपने जाति में ही सीमित रहता है, ठीक है, और अपने वंश में ही रहता है, उससे बाहर नहीं जाता, तो उसी को जाति कहा जाता है, ठीक है। और देखिए ऐसे बोलते हैं
कि लोग क्या होते हैं, अब जो वर्ग होते हैं, जो जातियाँ होती हैं, वो अपने आप को उसी में सीमित रखती है, ठीक है, चाहे वो शुद्ध हो अशुद्ध हो, इसके आधार पे। जैसे कि हम बोलते हैं कि ब्राह्मण शुद्ध होते हैं, ऐसे बोला जाता था पहले। आज के टाइम पे तो सभी एक बराबर माने जाते हैं। तो देखिए पहले के टाइम पे क्या था कि ब्राह्मणों को शुद्ध बोला जाता था, तो शूद्र होते हैं जो इन्हों को नहीं बोला जाता, तो शुद्ध अशुद्ध के अकॉर्डिंग ये अपनी जातियों में ही सीमित रहते हैं, ठीक है, बाहर नहीं जाते उससे। अब देखिए इन्होंने कुछ जैसे कि पॉइंट बताया। पहला पॉइंट है कि देखिए जो सड़क होती है, कुएं होते हैं, अदालत होते हैं, डाकघर होते हैं, स्कूल होते हैं, उन्हों से जो शूद्र जाति के जो लोग होते थे पहले के टाइम पे, उन्हों को इस सब चीज़ों से क्या रखा जाता था, दूर रखा जाता था, ठीक है। उन्हों को गांव में भी नहीं रहने दिया जाता था, अलग से एक उन्हों का अलग से कबीला टाइप, अलग से एक गांव छोटा ऐसा होता था, ठीक है। आपको पता ही होगा, जिसके आपके जो दादाजी होंगे वो सब बताते हैं पहले के टाइम पे कैसा होता था। लोग छुआछूत बहुत करते थे, कुओं में पानी लेने दिया नहीं करते थे, जिसके जो शूद्र जाति के, थोड़े निम्न जाति के वर्ग के होते थे जो लोग, ठीक है, उन लोगों को स्कूल में नहीं भेजा जाता था, सेम स्कूल में जैसे कि जहाँ ब्राह्मण क्षत्रियों के वहाँ पे उन को नहीं भेजा जाता था, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें थी पहले। और क्या होता था कि जो मंदिर होते हैं वो खाली उच्च वर्गों के लिए होते थे, जो जिन्हों को शुद्ध वर्ग बोल सकते हैं, शुद्ध बोल सकते हैं, ठीक है, उन्हों के लिए होते थे। जो अशुद्ध वर्ग होते हैं, जिनको शत्रु बोला जाता था पहले के टाइम पे, उन्हों के लिए ऐसा नहीं होता था, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता था, वो बाहर से जिसकी भगवान जी से दर्शन करके चल जाते थे। तो ये सब पहले के टाइम पे होता था। आज के टाइम पे तो हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, बट ये सब पहले के टाइम पे जातियों के साथ जो भेदभाव हुआ करता था उसके बारे में इसमें बताया गया है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोले जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय भी चलता है। देखिए अब जैसे कि अगर आप ब्राह्मण कास्ट में हैं या फिर आप क्षत्रिय हैं, तो क्या होगा, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आप ब्राह्मण में रहेंगे तो आप पंडित होंगे, है ना, आप मंदिरों में होंगे, ऐसे ही होता है ना। तो जो जिस पीढ़ी से हैं वही आप व्यवसाय भी करते हैं। आपने जैसे कि सुना होगा, जो कुम्हार जो होते हैं वो खाली क्या करते हैं, घड़े बनाते हैं, तो उसकी जो पीढ़ियाँ होती है वो इसी में ही जाती है। आपने अधिकतर ये सब देखा होगा, है ना। जो बनिया होते हैं फिर जो अलग अलग होते हैं वो उसी पीढ़ी में जाके उसी का ही काम करते हैं। तो ये सब इसमें बताया गया है कि जैसे कि तो अब क्या बता रहे हैं कि ये जो सब चीज़ें ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो हम देखेंगे अगर पश्चिमी तरफ देखते हैं, अगर जैसे कि अमेरिका, यूएस, इन सब चीज़ों की तरफ जब हम देखते हैं या इन देशों की तरफ, तो वहाँ पे क्या होता है, पीढ़ी या वंश के अकॉर्डिंग कोई काम को नहीं बांटा जाता। वहाँ पे हर कोई कुछ भी काम कर सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट को। पहले तो वहाँ कास्ट इन सब चीज़ों में कुछ है नहीं है, बट हमारे देश में ऐसा है ना। तो बोलते ये सब चीज़ें जो एकदम गलत है, ठीक है। पश्चिमी में ऐसा कुछ है नहीं है, वहाँ पे पीढ़ी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं बांटा, परंतु यहाँ पे ऐसा ही है। आपकी कास्ट के ऊपर आपके व्यवसाय को बांटा जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है उसी कास्ट के अंदर कि आप यही काम करती हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ जो जाति के ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है अंबेडकर जी, बी राम अंबेडकर। देखिए इन्हों को जातियों को जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, इन्हों को कैसे इन्हों का हक मिला है। आपको पता है जो बी आर अम्बेडकर जी थे वो खुद एक निम्न जाति से थे, तो उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए अपनी लाइफ में। उन्होंने देखा कि जब वो छोटे थे उन लोग को कैसे स्कूल से बाहर रखा जाता था, है ना, उन लोग को कैसे हर चीज़ से वंचित रखा जाता था। तो उन्होंने जब ये सब देखा तो किसी ने उन लोग को बाहर जाके पढ़वाया, मतलब कि उनकी एजुकेशन सब बाहर हुई, यहाँ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन लोग को यहाँ पे भी ऐसे ही था, भेदभाव था पहले के टाइम पे। तो जब वो यहाँ आए और जब भारत का संविधान हुआ तो उन्होंने बहुत जोर दिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ऊपर। क्यों दिया? क्योंकि उन लोग को पता था जैसे कि मेरे साथ भेदभाव हुआ वैसे ही औरों के साथ भी होगा। तो अगर उन लोग को हम सपोर्ट करेंगे, उन लोग को हम उठा के ऊपर की तरफ रखेंगे, उन लोग को हर चीज़ में साथ देंगे, तो उससे क्या होगा, उनसे उन लोगों के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, उन लोगों का हक नहीं छीना जाएगा। तो बी राम अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा रोल है जाति के ऊपर, ठीक है। तो कभी भी आप अगर जाति के ऊपर कुछ भी लिखते हैं तो उन लोगों का नाम मस्ट है कि आप यूज़ करें वहाँ पे, क्योंकि उन लोगों की ही बदौलत जो अनुसूचित जनजाति है, जातियाँ हैं, उन लोगों को जो अधिकार मिले गए हैं, संविधान में जो संशोधन हुए गए हैं, वो सब उन लोगों की ही बदौलत है, ठीक है।
तो ये था भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर कि उन्होंने किस तरीके से जातियों को सपोर्ट किया था, संविधान में कैसे संशोधन किए थे उन्हों के ऊपर। और देखिए क्या था कि आपने देखा होगा स्कूल में भी जो होता है, ये जो हम देखते हैं कि SC ST जो लोग होते हैं, इन्हों को जो स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है, जो अगर ये अच्छा और कुछ करते तो इनको अच्छी स्कॉलरशिप दी जाती है, इन्हों को अलग से पैसे भी दिए जाते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर, इन्हों का सपोर्ट किया जाता है एक तरीके से इससे। तो इन्हों से क्या होता है, इन्हों का प्रोत्साहन बढ़ता है। ये सब चीज़ें भी क्या है कि इन्हों को सपोर्ट करने का एक माध्यम है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं कि दलित सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण। देखिए संविधान में अब दलितों के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं, उनको सशक्तिकरण बनाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए क्या क्या लिखे गए। तो पहला पॉइंट ये है कि अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के प्रति सरकार का दृष्टिकोण और हस्तक्षेप। जैसे कि अब देखिए, अगर कोई अनुसूचित जाति है, अगर सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी तो वो कैसे कुछ अच्छा काम कर पाएगी, ठीक है। अगर उनका सपोर्ट ही नहीं करेगी तो सरकार, तो क्या किया गया है वो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या कि जो सरकार होती है वो उनको आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या करती है, उनको प्रोत्साहन करती है, उनको सपोर्ट करती है ताकि वो अपना आगे बढ़ सके। और जो भेदभाव करते हैं उनको वहाँ से हटाते हैं, भेदभाव के विरुद्ध उनको सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे अगर कोई भी अगर भेदभाव कर रहा है, अगर हम उसके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं कि हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो उसके लिए कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी, ठीक है। अगर समझ लीजिए कि आप कोई भी निम्न जाति से हैं और उसको स्कूल में अनुमति नहीं आने की, उसको कहीं से मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, तो क्या हुआ, भेदभाव हुआ, तो उसके खिलाफ हम कंप्लेंट भी लिखा सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सरकार सपोर्ट करती है, ठीक है। जो अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं इनका सपोर्ट करती है कि उनको आर्थिक रूप से सपोर्ट किया जाए, ठीक है, राजनीतिक रूप से सपोर्ट किया, भेदभाव हटाया जाए, ये सब चीज़ें। और आगे देखिए और क्या करती है सरकार जो होती है वो छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप देती है, ठीक है, फेलोशिप देती है। क्यों देती है, वित्तीय, ये देने का एक रीज़न ये है कि उनको वित्तीय सहायता मिल सके और ताकि वो अपने कार्य में और ज़्यादा प्रोत्साहन हो, और ज़्यादा मोटिवेट हो और उसमें काम और अच्छा करें। अब जैसे कि स्कूल में होता है, जो निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं अगर वो अच्छा कुछ करते हैं तो उनको मेडल्स मिला जाता है, पैसे मिले जाते हैं, वो इसलिए ताकि उनको सपोर्ट किया जाए और ताकि उनके घर वाले स्कूल भेजें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, ये सब चीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ कौन सपोर्ट कर रहा है, सरकार कर रही है। अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार मदद नहीं करेगी तो फिर कैसे होगा, है ना। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि अब देखिए जो संविधान है उसके अंदर क्या किया गया, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं उनके सपोर्ट के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई थी, बहुत सारे संविधान बनाए गए हैं, ठीक है। ऐसे ही 25 परियोजनाएं हैं जो इन वर्ग के लिए बनाई गई हैं ताकि वो इस शाप से बच सकें कि उनको, जिसकी बोला जाता है ना कि आप इस वर्ग से हो, निम्न वर्ग से, ये है वो बहुत चीज़ बोली जाती थी पहले के टाइम पे, तो उनको उस शाप से बचाया जा सके, ठीक है। तो उसी के लिए जो अब आगे जिसके जो बने हैं संविधान में, जो चीज़ें लागू हो रखी हैं उनके लिए संशोधन हुए वो मैं आपको बताती हूँ। जिसके देखिए अगर अब आप भाग 3 में जाएंगे तो उसमें मूल अधिकार बताए गए हैं कि सबके पास मूल अधिकार हैं कि वो अपना जीवन जी सकें अच्छे से, स्वतंत्रतापूर्वक, उनको समान सारे अधिकार दिए गए हैं। अगर आप भाग 4 में जाते हैं तो वहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, जिसमें कि क्या होता है कि आप अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में उनों के लिए अगर कुछ और अलग से फैसिलिटी उनको देना चाहते हैं तो उसमें से आप लेके उनको दे सकते हैं कानून में उसको लागू करके, ठीक है। अगर आप भाग 6, 14, 16 में जाते हैं तो उसमें क्या बताया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए क्या होगा कि वो अपने मंत्रियों की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखिए कि जो छोटे तबके के लोग होते हैं वो भी अपना एक प्रतिनिधित्व वो चुनते हैं, है ना, ताकि वो उनका सपोर्ट करे तो वो उनको चुन सकते हैं, ये भी उनका एक अधिकार है, ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद अगर आप 14 में ही एक और बार जाते हैं तो कानून के समक्ष समानता है कि कानून के समक्ष सबको समानता मिलेगी, चाहे वो छोटे तबके का हो, बड़े तबके का हो, कैसे भी तबके का इंसान हो, ठीक है। अगर आप अनुच्छेद 15 में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म, इन सभी को दूर हटा के आप सभी को एक समान अधिकार है। अगर कोई भी इन सब चीज़ों में भेदभाव करता है तो वह पूरी तरह से गलत है।
और देखिए, आप किसी भी तरीके का व्यवसाय कर सकते हैं, जो कोई सी भी जाति का, होटल खोल सकते हैं, स्कूल, तालाब, मतलब ये सब चीज़ों में भी आप जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें ये हमारे संविधान में लिखी गई है, किनों के लिए? निम्न जाति वर्गों के लिए, है ना, ताकि उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। तो देखिए, आई होप आपको ये सब समझ आया। अभी आपको आगे और भी चीज़ें बतानी है, तो आपको ओवरऑल इतना समझ आया होगा कि जाति के ऊपर जो भेदभाव होते थे, उन्हों के लिए संविधान में बहुत से कानून बनाए गए हैं, जिससे कि मैंने आपको ये सब बताया। अब देखिए आगे क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है भारत के विकास में जाति, आधुनिकता और तांत्रिक राजनीति। देखिए अब इस वाले जो पॉइंट में क्या बताया जाएगा आगे, कि किस प्रकार से जो राजनीतिक है उसने जातियों का उत्थान किया, किस प्रकार से जातियों ने, जो वर्ग होते हैं, उन्होंने राजनीति में किस प्रकार से हिस्सा लिया और कैसे उनका सपोर्ट किया। ठीक है, जो राजनीतिक होती है उसमें कैसे जातियों का पार्टिसिपेट है, उस प्रकार के बारे में बताया जाएगा। देखिए इस वाले टॉपिक के ऊपर बहुत सारे राइटरों ने बहुत सी अपनी विचारधाराएं दी हैं, तो उसमें से एक विचारधारा मैंने यहाँ ली है। जैसे कि देखिए, जो मार्क ने क्या बताया है कि जो पिछड़े वर्ग थे, जो भारत के कानून में जो पिछड़े वर्ग थे, ठीक है, उन्होंने 1984 में वर्णन किया है कि क्या बताया गया कि देखिए, जो स्वतंत्रता हमको प्राप्त हो गई थी, उससे स्वतंत्रता से पहले तो क्या होता था कि जो पिछड़े वर्ग होते थे उनके साथ बहुत अत्याचार होता था, है ना। उनको जो छुआछूत का जो आपको मैंने एग्जांपल दिया, आगे जितने भी एग्जांपल दिए वो सब होता था। आज के टाइम पे तो ना के बराबर होता है, बट पहले होता था। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि जो भी नेता होते हैं, जो भी नेताएँ थे उस टाइम, जो भी नेता थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक संगठन बनाया जो जातियों को सपोर्ट करता था। ठीक है, जो पिछड़े वर्गों को सपोर्ट करता था, और वो ऐसे सारे पक्षपात, ऐसे सारे विरोधों को उन्होंने दूर किया जातियों से, जो पहले के टाइम पे हुआ करते थे। तो जो यही इसमें बताया गया, मार्क ने यही कहा गया है इसमें कि जो भी उस टाइम पे नेता हुआ करते थे, जो भी संगठन बने, वो जातियों के सपोर्ट में बनाए गए। ठीक है, और ये भी बताया गया कि 36 अपंग प्रभाव, जिसके क्या बोल रहे हैं कि देखिए देखिए अगर हम भेदभाव करते हैं किसी के ऊपर, तो ये बता रहे हैं उसको एक अपंग की श्रेणी में रखा गया है ना, अपंग की श्रेणी में। जैसे कि किसी इंसान का कुछ अगर प्रॉब्लम्स होते तो हम अपंग या कुछ ऐसे बोल देते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि एक जाति जो भेदभाव करते हैं एक अपंग की श्रेणी में रखा गया है, जो बहुत एक बुरा है। ठीक है, जातियों के लिए, वर्ग के लिए। तो क्या हुआ कि जो उस टाइम के नेता थे उन्होंने उसको पहचाना, उस अपंगता को पहचाना और उसको दूर करने की कोशिश की। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मार्क ने क्या अपने विचारधारा रखे। अब देखिए आगे जाति संघ हम पढ़ेंगे कि जाति संघ ने किस किस राइटरों ने क्या अपने विचार दिए। देखिए आप रजनी कोठारी जी जो राइटर हैं इंडिया की, जो विचारक हैं इंडिया की, उन्होंने जाति संघ के ऊपर क्या अपने विचार रखे हैं। देखिए बहुत से राइटर थे जिन्होंने जाति संघ के ऊपर बोला है कि ये ठीक है, ठीक है, जाति जो होती है वो ठीक है, वो एक क्या कहते हैं, जाति एक प्रभावशाली अपना गुट बना लेती है, और मतलब कि समाज में ठीक है जो ऐसे जातियाँ बढ़ती हैं। परंतु जो रजनी कोठारी थी उन्होंने उनके विरुद्ध में अपने विचार रखे। उनका कहना था कि देखिए जो ये जातियों के ऊपर भेदभाव होता है, राजनीतिक होती है ना जो जातियों के ऊपर, आपको पता ही होगा कि अगर आप वहाँ देखते हैं, यूपी साइड देखते हैं, बिहार, ऐसे बहुत सारे साइड्स है जहाँ पे क्या होता है कि जातियों के ऊपर भेदभाव किया जाता है। आज के टाइम पे भी थोड़ा बहुत, जैसे कि आप उन्हों को वोट देते हैं जो आपकी जाति के प्रतिनिधित्व है ना। तो ये बोलती है कि जो ऐसी चीज़ें करते हैं उससे क्या होता है, उससे विघटनता, मतलब कि जो बंटवारा है वो उत्पन्न होता है एक तो, ठीक है। और लोकतांत्रिक में जो धर्मनिरपेक्ष है उसको उसमें कमी आती है या वो भंग होती है। धर्मनिरपेक्ष आप समझते होंगे ना, ये धर्मनिरपेक्ष मतलब कि किसी भी धर्म को ना मानना। हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एक धर्म को, एक पर्टिकुलर किसी को नहीं मान जाते, यहाँ पे सब धर्म के लोग रहते हैं ना। परंतु क्या है कि कुछ राइटर बोलते हैं कि जो धर्म के ऊपर जातियाँ बनाई जाती हैं वो ठीक है, बट रजनी कोठारी जी जो हैं वो उनके विरुद्ध में बोलती हैं। वो कहती हैं कि अगर जो राजनीतिक जातियों के ऊपर करते हैं वो सब ठीक
नहीं है। इससे क्या होता है, लोकतंत्र एक तो खराब होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो धर्मनिरपेक्ष है उसका ढांचा भी भंग होता है। ऐसे ही दूसरे राइटर, दूसरे विचारक थे घनश्याम शाह, वो भी है ना रजनी कोठारी जो थी उनसे सहमत थे, और वो कहते थे कि हाँ ये सब ठीक है कि इसके ऊपर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, जातियों के ऊपर जो होती है उनमें जो बंटवारा हो जाता है वो सब ठीक नहीं है। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, उन्होंने देखिए बहुत सारे अपने विचार प्रस्तुत किए हैं इसमें, जैसे कि हम आपको आगे बताते हैं। देखिए एक पॉइंट है भूमि सुधार अधिनियम। देखिए बाद में पहले क्या हुआ था, जब उनके ऊपर जो जाति होती है अनुसूचित जाति जनजाति, उनके लिए जब कानून बनाए गए, उनके सपोर्ट में काम किया गया, तो भूमि सुधार अधिनियम एक एक्ट हुआ। उसमें क्या हुआ कि देखिए जो भी होते हैं गरीब वर्ग के जो लोग होते हैं, उनकी भूमि अगर होती थी तो क्या होता था कि जो जमींदार होते हैं वो उस पर कब्जा कर लेते थे, ठीक है, और उनसे बहुत ज़्यादा कर लेते थे। ऐसे बहुत सी चीज़ें आपने सुनी होंगी, हिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी, ठीक है, जिसके गांधी जी ने आंदोलन भी किए थे पहले, ऐसे होता था। तो क्या हुआ, जब भूमि सुधार अधिनियम हुआ उसमें क्या किया गया कि जो बिचौलिए होते हैं उनको कमज़ोर कर दिया गया, उनको वहाँ से हटा दिया गया। क्योंकि बिचौलिए क्या करते थे, ज़मींदार जो होते थे बिचौलिए, वो क्या करते थे कि जैसे किसी की ज़मीन है तो उससे बहुत सारा कर ले देते हैं, या फिर अपनी ज़मीन को उनको किराए पे दे देते थे, है ना, और बहुत कम उनको आमदनी देते थे, एक दिन की जो भी दिहाड़ी होती है वो बहुत कम देते थे। तो उनको उस बिचौलियों को कमज़ोर, जो वर्ग है उसको कमज़ोर कर दिया गया, ताकि जो गरीब हैं, किसान हैं, गांव के बिछड़े वर्ग हैं, उनको सपोर्ट किया जा सके, ठीक है, उनकी हेल्प की जा सके, जिससे कि वो अपना उत्थान कर सकें, हैं, और क्या कहते हैं अपनी जीविका को अच्छे से चला सकें। अब आगे देखिए आगे क्या बता रहे हैं। देखिए अगला पॉइंट जो है, उत्तर भारत में पिछड़ी जाति की राजनीतिक में गिरावट। अब देखिए उत्तरी भारत में आपको मैंने बताया ना, यूपी साइड ये सब में क्या होता था पहले कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, ठीक है, कि ब्राह्मणों, शूद्रों, क्षत्रियों, ऐसे बहुत ज़्यादा होता है, आज के टाइम पे भी शायद होता है थोड़ा। तो देखिए क्या बता रहा है उसमें कि वहाँ पे अब गिरावट आ गई, वहाँ की जो जाति के ऊपर राजनीतिक होती है उसमें गिरावट आई गई। तो किस प्रकार से आई गई, देखिए जैसे कि वहाँ पे पहले क्या होता था कि जाति के ऊपर आंदोलन होते थे, है ना, जाति के ऊपर ही लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुनते थे, है ना, क्योंकि सब अपने अपने जाति में रहते थे, जाहिर सी बात है वो सोचेंगे कि हमारी जाति में से, हमारे वर्ग में से ही कोई प्रतिनिधित्व बने। परंतु अब क्या हो रहा है, अब वहाँ पे जो एक जातियाँ होती है उनके अंदर एक कुलीन वर्ग भी आ रहा है, जो थोड़ा मध्यम वर्ग का होता है, ठीक है, वो वर्ग आता है, वो उनका लीडरशिप संभालता है। तो जिससे क्या होता है कि जो जातीय आंदोलन होते हैं वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है, वो अपने हक के लिए नहीं लड़ पा रहे, क्योंकि जो कुलीन वर्ग है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, वो उनका बोलते हैं कि हम आपके लिए बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो क्या होता है कि वो बिछड़ते जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। और आगे क्या हो रहा है कि जिससे कि क्या होता है कि आंदोलन विफल हो जाते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर एक जाति आंदोलन करती है और किसी चीज़ की मांग करती है कि हमको इस चीज़ की कमी है या भेदभाव हो रहा है, ये चीज़ हमको नहीं जा रही, तो शायद वो सफल होए। परंतु अगर कुलीन वर्ग आके उसमें, मध्यम वर्ग का आके उसमें हस्तक्षेप करता है या फिर बोलता है हम लीडरशिप को संभालेंगे, हम प्रतिनिधित्व बनेंगे, तो वो जो आंदोलन होता है वो विफल होता जाता है, क्योंकि फिर उसमें एक कनेक्टिविटी नहीं जुड़ पाती, भावना नहीं जुड़ पाती, है ना, तो वो इस प्रकार से विफल हो जाते हैं। तो देखिए यही सब इस पूरे चैप्टर में बताया गया, जाति के ऊपर, राजनीतिक के ऊपर, कि किस प्रकार से जाति राजनीतिक में इंक्लूड हो रही हैं और किस प्रकार से जो जाति हैं वो सत्ता में भी आ रही हैं, है ना, और पहले के टाइम से कैसे भेदभाव होता था। तो आई होप आपको ये पूरा जो चैप्टर है ये आपको समझ आया होगा। और देखिए ये जो इकाई 4 है उसका पार्ट 1 है ना, उसमें एक ही लेसन है। ऐसे ही जो आपके और भी मैं आगे और इसको बनाऊँगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, और मैंने इसमें जो नोट्स बनाए हैं आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। और ये मैंने इस बार ज़्यादा ब्रीफली नहीं बनाया, ये लेसन वैसे बहुत लेंथी सा था, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वही मैंने इस नोट्स में डाली है, ठीक है। तो अगर आपको इस चैप्टर से कुछ भी नॉलेज मिली हो, आपको लगा हो कि हमको जातियों के ऊपर कुछ समझ आया और राजनीतिक जातियाँ क्या होती है वो समझ आया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।